डियर स्टूडेंट्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर्स के पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी अनेक बार बताया है कि किसी भी सेंटेंस का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई एलिमेंट होता है या सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई शब्द माना जाता है तो वह है वर्ब। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ये वर्ब एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ब्स भी हो सकता है, यानी दो तीन वर्ब के समूह को मिलाकर भी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होती है। तो आइए कॉमन एरर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और निश्चित रूप से आगे पूछे जाने की संभावना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ डे टू डे लाइफ में बोलना और सही अंग्रेजी लिखने के लिए इस रूल की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस रूल को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम लोग अभी यहाँ पे ले रहे हैं, और यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपके सामने दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है राम इज माई फ्रेंड, यानी राम मेरा दोस्त है। राम यहां पर सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है और माई फ्रेंड ये कॉम्प्लीमेंट है, जिसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सेंटेंस है ही वर्क्स इन ए बैंक, वह एक बैंक में काम करता है। तो चूंकि राम सिंगुलर था इसलिए इसके लिए जो भी प्रोनाउन का यूज हुआ ही का, उसे सिंगुलर में यूज किया। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब की बेस फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। ही वर्क्स इन ए बैंक। ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर यदि हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें, यानी दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना दें और मीनिंग भी नहीं बदले, तो ये दो तरीके से इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो पहला सेंटेंस है इसमें राम हु इज माई फ्रेंड वर्क्स इन ए बैंक। तो मीनिंग है राम जो कि मेरा दोस्त है, मैंने कहा जो कि मेरा दोस्त है, एक बैंक में काम करता है। तो अब यहां पर आपने राम इज माई फ्रेंड में इस राम को हटाकर इसकी जगह पर एक रिलेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के लिए यूज होते हैं। तो राम को हटाकर इसकी विशेषता बताने के रूप में हमने हु लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन, और हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता जो कि। क्लियर है? तो राम हु इज माई फ्रेंड वर्क्स इन ए बैंक। तो ध्यान दीजिए आपका मेन सेंटेंस है राम वर्क्स इन ए बैंक। तो राम के अकॉर्डिंग ये जो यहां पे हु इज माई फ्रेंड, ग्रामर की लैंग्वेज में हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ये हमारे युवाम के कोर्स में डिटेल में दिया गया है, बुक में भी समझाया गया है। पर यहां पर इस क्लॉज में जो भी वर्ब आएगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये इज यहां पर सही है। साथ में इस राम के लिए मेन वर्ब का यूज किया वर्क्स, चूंकि राम सिंगुलर था तो ये भी सही है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि राम हु इज माई फ्रेंड वर्क्स इन ए बैंक। दूसरा तरीका है राम हु वर्क्स इन ए बैंक इज माई फ्रेंड। अब ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। इस एडजेक्टिव क्लॉज की ये वर्ब हमेशा इस नाउन, जिसे ग्रामर में हम एंटीसीडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रामर में? एंटीसीडेंट, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। और मेन वर्ब ये इज है। सेंटेंस है राम इज माई फ्रेंड। लेकिन राम की विशेषता बताने के लिए हमने हिंदी में जो शब्द होता जो कि, अंग्रेजी में इसके लिए हमने, यदि ये पर्सन है तो हु का यूज करते हैं। यदि ये जो एंटीसेंट जो मैंने शब्द का ये एनिमल, प्लेस या थिंग है तो विच का यूज करेंगे। और यदि ये कोई डेफिनेट नाउन है तो हम दैट का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में जो मैं रूल बताना चाह रहा हूं वह यह है कि एडजेक्टिव क्लॉज में हु, विच, दैट के बाद आने वाली यह वर्ब हमेशा अपने इस नाउन यानी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ में यह राम ही यह काम करता है तो यह वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर यहां वर्ब कर देते तो यह सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाता। ठीक ऐसे ही
इसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉज में ये एक्शन वर्ब यूज किया, तो ये वर्क्स इस राम के लिए यूज हुआ, इसलिए ये वर्क्स होना ही चाहिए। एग्जाम में इसे वर्क करके दे देते हैं। ठीक है, से यहां पर इस राम के लिए इसका यूज हो गया। तो आइए इस रूल के आधार पर बैंक पीओ में पूछे हुए कुछ सेंटेंस आपके सामने। पहला सेंटेंस है, द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 2 नेक्स्ट ईयर्स। तो विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है यहां से, जो इस स्कीम की विशेषता बता रहा है। क्लियर? सो सेंटेंस है, द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स require an additional investment of 100 crores। अब इस स्कीम यानी आपका सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है द स्कीम, इसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज है विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स, और इसके लिए जो वर्ब यूज हुई है वो यूज हुई है रिक्वायर। मान लीजिए एक बार ये एडजेक्टिव क्लॉज है ही नहीं, मान लीजिए हटा दिया, तो क्या सेंटेंस ऐसा हो सकता है, द स्कीम रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस जोड़ेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। स्कीम सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप कहेंगे सिंगुलर, तो फिर ये इसमें एस ई एस जोड़ना होगा या नहीं होगा। एज पर रूल इसमें एस जुड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ई में एंड हुआ है, तो ये रिक्वायर की जगह ये सेंटेंस होना चाहिए था रिक्वायर्स। क्लियर है, ई के बाद एस लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बैंक पीओ में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी निश्चित रूप से इस रूल को पूछे जाने के चांस होंगे। ओके, आइए अगला एक सेंटेंस जो अभी एसएससी मेंस में शायद सीजीएल में पूछा गया था ये, और सेंटेंस है, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, यानी फूल जिन्हें अभी तोड़ा गया है, बिगिंस टू रॉट इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आपका फ्लावर्स, इस सब्जेक्ट के साथ आपने एडजेक्टिव क्लोज यूज किया दैट आर जस्ट पिक्ड, जिन्हें अभी अभी तोड़ा गया है, बिगिंस टू रॉट इन 15 मिनट्स, तो एक फूल शुरू हो जाता है खराब होना या सभी फूल्स, तो ये प्लूरल दिया हुआ है ना फ्लावर्स, तो फिर ये बेस फॉर्म में एस सी एस कैसे जोड़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यह है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो एडजेक्टिव क्लोज की वर्ब आर तो इस फ्लावर्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, पर यहां पर जो बिगिंस दे दिया ये गलत हो गया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है प्लूरल फ्लावर्स, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, यानी यहां से ये एस हटे। फिर मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये हमारी ग्रामर में ये रूल मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझाया है, ये जो प्रोनाउन का रूल है उसमें भी समझाया है, क्योंकि ये हु विच दैट, ये हु विच और दैट, इनके पहले कोई भी नाउन जिसका विशेषता बताते हैं, जिसे ग्रामर में हम कहेंगे एंटीसीडेंट, इसकी विशेषता बताते हैं, तो इस एडजेक्टिव क्लोज की वर्ब हमेशा इस नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और मेन वर्ब भी इसी नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन सेंटेंसेस को फिर से मैं एक बार समझा दूं, ध्यान से देखिए कि यहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है पूरा यहां तक, या आप हटा भी दें तो सेंटेंस बन जाएगा, द स्कीम रिक्वायर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। तो ये स्कीम के लिए रिक्वायर होगा कि रिक्वायर्स, तो होना चाहिए रिक्वायर्स, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इस एडजेक्टिव क्लॉज की वर्ब भी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि सेंटेंस देखिए, फ्लावर्स है प्लूरल है, ये एडजेक्टिव क्लोज है ये वाला, तो इसमें आर इसके हिसाब से हुआ कि फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, कि फूल जिन्हें अभी तोड़ा गया है, बिगिंस, ये गलत हो गया, तो यहां पर होना चाहिए सिंगुलर में एस हट जाएगा, तो हो जाएगा बिगिन प्लूरल बन जाएगा। क्लियर? सो बहुत इंपॉर्टेंट रूल, लिखने बोलने के दृष्टिकोण के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस रूल को लेकर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं, और लिखने में भी इसका काफी यूज होता है। आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। ये इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इस रूल को समझाया है, और सेंटेंस है, सम जेन्युइन इश्यूज exist with a newly adopted system and needs to be examined seriously,
कि जो नया नया एडॉप्ट किया गया सिस्टम है, द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम, इसमें कुछ ना कुछ जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसमें कुछ है, जेन्युइन इश्यूज है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, कौन सा है? तो आप कहेंगे साहब इसका सब्जेक्ट है सम जेन्युइन इश्यूज। तो ये जेन्युइन इश्यूज सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ये एग्जिस्ट जो वर्ब दिया गया है ये सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस लगाते हैं। साथ में इसी इश्यूज के लिए अगली वर्ब यूज हुई है एंड के बाद नीड्स। जब एग्जिस्ट प्लूरल है तो ये नीड्स जो यूज किया ये भी प्लूरल होना चाहिए था, क्योंकि ये नीड भी इस इश्यूज के लिए यूज हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर ये एस ईएस हटेगा। ये रूल मैंने पहले भी समझा दिया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। आइए अगला रूल, जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर ए प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। आपके सेंटेंस की शुरुआत हुई है एक एडवर्ब से। क्लियर है? सेंटेंस ये सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट माई आउटसाइड माई हाउस ये सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर एक सेंटेंस को लिखने का एक अच्छा और एडवांस लेवल स्ट्रक्चर है। यहां रियल सब्जेक्ट है ए प्ले ग्राउंड। मान लीजिए मैं यूं कहूं कि मेरे घर के बाहर स्कूल के बॉयज और गर्ल्स के लिए एक प्ले ग्राउंड है। तो प्ले ग्राउंड कितने हैं? एक। तो मुझे कहना चाहिए देयर इज ए प्ले ग्राउंड जस्ट आउटसाइड माई हाउस फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपने देयर इज कहेंगे क्योंकि ये ए प्ले ग्राउंड रियल सब्जेक्ट है। या यूं भी कह सकते हैं ए प्ले ग्राउंड इज देयर जस्ट आउटसाइड माई हाउस फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। तो रियल सब्जेक्ट है ए प्ले ग्राउंड। तो ये जो वर्ब आई है आर, ये इस प्ले ग्राउंड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये आर नहीं होगा, ये इज होना चाहिए। यह सब्जेक्ट आपका बॉयज और गर्ल्स नहीं है। क्लियर? ये सेंटेंस को लिखने बोलने का एक बहुत अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जब आप ऐसे या लेटर लिखते हैं तो सेंटेंसेस को लिखने की अलग अलग वैरायटी देने के लिए आप इस रूल को एडॉप्ट कर सकते हैं कि आप कभी कभी आप किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस से, जगह बताने वाला एडवर्ब है, इससे भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं और फिर वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्लियर? तो यहां रियल सब्जेक्ट है ए प्लेग्राउंड, तो यहां पर आर नहीं होगा, यहां होना चाहिए इज। क्लियर? आइए नेक्स्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आप लोगों को बताऊं। मैंने आप लोगों को जब एक वर्ब का चैप्टर करवाया था, देखिए यहां पर मैं इसको शुरुआत में आपको एक बार ले चलूंगा, ब्लैंक पेज है तो हाँ चलिए यहां पे समझा देता हूं। एक रूल मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। क्लियर? हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके दो यूज हैं। पहला है यदि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं, और पार्टिसिपल में भी हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर। जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे तो बोलेंगे स्माइलिंग फेस, कामकाजी महिलाएं वर्किंग वुमेन, गाड़ी खड़ी करने की जगह पार्किंग प्लेस, बदलता हुआ सिनेरियो तो चेंजिंग सिनेरियो, तो एडजेक्टिव है। तो यदि आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इस आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पर यदि वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे, और नाउन जनरली सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है या किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है, ठीक, तो फिर हम इसे ग्रामर में जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरंड। तो आगे से यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं और जेरंड क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ब की कोई फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं।
लेकिन यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे जेरेंड कहते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको इस जेरेंड के कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो देखिए मैंने यहां पर यूज किया इज। स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्मोकिंग, या इसी सेंटेंस को मैं ये कह सकता हूं आई हेट स्मोकिंग। आई हेट स्मोकिंग, तो ये हेट का ऑब्जेक्ट है। यहां पर स्मोकिंग यहां पर सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, और यहां पर ये स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है। क्लियर है? तो यहां पर जो दोनों है ये नाउन है और ये जेरेंड का काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। अब आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट, यहां पर रीडिंग चूंकि वर्ब भी है और यहां पर ये सब्जेक्ट यानी जेरेंड का काम कर रहा है, पर इसका नेचर से ये वर्ब भी है। तो जब वर्ब देखें तो इसमें इसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नाउन आ गया बुक्स। तो अब यहां पर कि रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट, यहां आपका रियल सब्जेक्ट ये रीडिंग है, ना कि बुक्स। अगर यहां आर लिख दिया तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये बुक्स प्लूरल है, कहीं सब्जेक्ट बुक्स तो नहीं है, लेकिन ये बुक्स सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट है यहां पर रीडिंग, और ये इस बुक्स इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो ये जो जेरेंड आपने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, ये हमेशा सिमिलर माना जाएगा। तो रूल ये कहता है यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे कि जेरेंड कहते हैं सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो इसे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, भले इस जो कि वर्ब का भी काम करता है, यहां पर प्लूरल कोई नाउन इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। तो आप खुद देखिए, क्या आप इस सेंटेंस को ऐसा बोलेंगे रीडिंग बुक्स आर ए गुड हैबिट? नो, आप बोलेंगे रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। तो आपका सब्जेक्ट ये रीडिंग है, न कि बुक्स। बुक्स तो इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। इस रूल को लेकर बैंक एग्जामिनेशन और इवन एसएससी एग्जामिनेशन में अनेक बार सेंटेंसेस पूछे गए हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बताता हूं। आपके सामने एक सेंटेंस है, देखिएगा ये। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, कि काम से नियमित ब्रेक लेना हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है। ध्यान से देखिए, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ये ब्रेक्स है या टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स में ये टेकिंग को माना जाएगा। नियमित ब्रेक्स लेना, तो आपका सब्जेक्ट है नियमित ब्रेक्स लेना यानी टेकिंग है। इस टेकिंग के लिए यहां पर वर्ब यूज हो गया आर। मैंने कहा था जब कभी भी आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इसे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और जो वर्ब का यूज होगा वह सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो यह ब्रेक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क इज, तो इज आना चाहिए। ये रेगुलर ब्रेक्स, तो ये मान लीजिए टेकिंग जो बाय नेचर वर्ब भी है, तो फिर इस ब्रेक्स को इसका ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा। ओके, आइए इसी पैटर्न का अगला सेंटेंस जो बैंक में पूछा गया वह है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। अब आपका सेंटेंस इंसेंटिव्स है या ट्रेडिशनल अथॉरिटी है या मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज है। अब अधिकांश स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर and they under some illusion they feel that incentives is the subject of the sentence, but remember this incentive is not the subject. This is the part and parcel of a phrase, prepositional phrase with the traditional authority and financial incentives उसका पार्ट है। आपके सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है मोटिवेटिंग, जो कि एक जेरेंड है, और ये मोटिवेट एम्प्लॉयज इसके एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। So motivating employees with additional authority and financial incentives
ये हैव नहीं होगा, हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, कि दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है या हो चुका है। तो यहां पर मैंने कहा था चेरंड यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो इसे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हैव नहीं होगा, हैज का यूज करेंगे। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखा है। सही अंग्रेजी लिखने और बोलने के दृष्टिकोण से ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And I advise all of you to watch our YouTube channel regularly, and in future also you will regularly be getting various types of videos based on correct grammar, and I assure you watching these videos will definitely enhance your knowledge of English grammar, and you would be able to speak correct English fluently, and also you would be able to write English grammar with correct, means 100% correct grammatical rules. Okay, so keep watching our videos, and if you have not subscribed our YouTube channel, kindly subscribe our YouTube channel, like it and share it with all your friends. Thank you very much. Have a nice day.